Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 3 of chapter number 6 molecular basis of inheritance. Previous session में पॉइंट हमारा एक इनकम्प्लीट था डीएनए और डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर चल रहा था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, जिसमें न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया था. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, सो डीएनए as an weakly acidic substance present in the nucleus of WBC of human body के WBC में एक weakly acidic स्टेन होने वाला सब्सटेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में. तो ये WBC के न्यूक्लियस के अंदर मिला था, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया उसने कि भाई ये है न्यूक्लिइन, मतलब वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर था इसलिए नाम दे दिया न्यूक्लिइन. हाउएवर ड्यू टू दी टेक्निकल लिमिटेशन, अब आप टाइम सोचो 1869, बहुत सारी लिमिटेड टेक्निक होती है. सो टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सेपरेशन, हमें पता था कि वो कहाँ पे है, बट उसको वहाँ से सेपरेट करने के लिए हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशंस होने की वजह से such a long polymer intact molecule, the elucidation explanation of structure of DNA remain elusive, difficult for a very long period of time. अब आप सोचो 1869 में हमें पता चल गया था कि ये सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर है, बट बहुत लॉन्गर टाइम तक टेक्निकल लिमिटेशंस होने की वजह से ये लॉन्ग पॉलीमर वाले सब्सटेंस को आइसोलेट नहीं कर पाए, या तो उसका स्ट्रक्चर जो है डीएनए का उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत सारा टाइम लग गया. 1953 और 1869 दोनों के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है. सो इट वाज ओनली इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो ऐसे नाम जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लोगों के सामने रखा था. सो इन दोनों ने किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा विच आर प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन. तो मॉरिस विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट ने एक्सरे डिफ्रैक्शंस की जो डेटा दिए थे उनको ध्यान में रखते हुए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने एक सिंपल बट बहुत ही फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए लोगों के सामने रखा 1953 में. तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर लोगों के सामने रखा था वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है. डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये है फर्स्ट चेन एंड दिस वन इज द सेकेंड चेन. दोनों चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों चेन को एक दूसरे के साथ होल्ड अप करके रखते हैं. इवन ये भी आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, फर्स्ट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये है सेकेंड, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड. सो one of the hallmark of their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chain. तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स दिया था वो स्ट्रक्चर्स के अंदर एक हॉलमार्क ये था कि हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ऑब्वियसली आप स्ट्रक्चर के अंदर देखो तो ये आपको बेस पेयरिंग दिख रहा है, AT GC GC AT. तो पहली और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के कंपोनेंट के बीच में बेस पेयरिंग दिख रहा था. हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चारगफ. चलो हमें ये तो पता चल गया कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर बेस पेयर्स होती है, ATGC नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन के दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है. पर अब क्वेश्चन ये है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, चलो ATGC है वो तो पता चल गया, पर वो ATGC का रेशियो क्या है, कितना A होगा, कितना T, कितना G, कितना C. सो एरविन चारगफ proposed a rule which gives ratio between the adenine and thymine, guanine and cytosine are constant and equal ones.
तो एरविन चार्गफ ने क्या रूल प्रपोज किया था कि एडेनिन और थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का जो रेशियो होता है ऑलवेज डीएनए के अंदर कैसा होता है, कांस्टेंट एंड इक्वल वंस। सो एरविन चार्गफ ने जो रूल दिए थे वो रूल में सिंपल एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा था। रूल नंबर 1 कि टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड, मतलब A प्लस जी इज इक्वल टू C प्लस टी। तो A प्लस जी प्यूरिन है, C प्लस टी पिरिमिडिन है। अब आपको पता है कि एडेनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, एंड ग्वानिन किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो पहला रूल ये था जितने पिरिमिडिन है उतने ही प्यूरिन होंगे। दूसरा रूल कुछ ये है कि प्रपोर्शन ऑफ A इज इक्वल टू T एंड ऑल्सो प्रपोर्शन ऑफ G इज इक्वल टू C। बट इसका मतलब ये नहीं है कि A प्लस टी और G प्लस C ऑलवेज इक्वल ही हो। तो उसके लिए ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि भाई A और T, जितने A होंगे उतने T होंगे, जितने C होंगे उतने G होंगे, पर उनका रेशियो होता है। भाई इसका मतलब ये नहीं बता सकते आप कि भाई A प्लस टी और G प्लस C सभी के अंदर सेम होंगे, दे आर वेरीज विथ द ऑर्गेनिजम्स। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि भाई चलो आपने ऐसा बताया कि भाई A और T मिला के 70 है, तो G और C मिला के कितने होंगे 30। A और T 10 है, तो G और C कितने होंगे 90। तो उनका कुछ ना कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग रेशियोस होता है। तो ये हो जाता है एरविन चार्गफ ने दिया हुआ रूल। सो द बेस पेयरिंग ATGC confer a very unique property to the polynucleotide chain। तो polynucleotide chain के बीच में बेस पेयरिंग बनने की वजह से उसके पास एक यूनिक कैरेक्टर्स आ जाता है। सो दे आर said to be a complementary to each other, opposite to each other, and therefore if the sequence of bases in one strand is known, then the sequence in another strand can be predicted। ऑब्वियसली पहली स्ट्रैंड का मुझे सीक्वेंस पता है, तो दूसरे का ऑब्वियसली मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई दूसरे का यही होगा TACG, क्योंकि हमें पता है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है और इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो एक की स्ट्रैंड या तो एक स्ट्रैंड का इंफॉर्मेशन आपके पास है तो दूसरे का इंफॉर्मेशन आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऑल्सो ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, कि भाई डीएनए से कोई भी स्ट्रैंड अगर आप ले लो, सो लेट अस कोल्ड एज अ पेरेंटल डीएनए। इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ डीएनए, मतलब पेरेंटल डीएनए किसका काम करेगा, टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब होता है सोर्स, किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड। तो ऊपर का जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि भाई ये चलो स्ट्रैंड है, तो वो स्ट्रैंड थी पेरेंटल स्ट्रैंड, और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके हमने नई स्ट्रैंड बनाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं डॉटर स्ट्रैंड। सो द टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसमें से एक को बोल सकते हैं डॉटर डीएनए, दस प्रोड्यूस्ड वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो पेरेंटल डीएनए को यूज करके ही आपने दूसरी डॉटर स्ट्रैंड बनाई है, तो ज्यादातर कंडीशन में दोनों एक दूसरे से कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। सो बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इंप्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम अ वेरी क्लियर। तो अब डीएनए का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाता है, तो उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए हैं। तो फीचर्स में पॉइंट नंबर 1 कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide chain where backbone is constituted by sugar and phosphate, और नाइट्रोजिनस बेसिस कहाँ पे होंगे, अंदर की साइड होंगे। तो 2 polynucleotide चेन आपको दिखेगी, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। 2 polynucleotide चेन है जिसमें बैकबोन क्या क्या है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट।
और नाइट्रोजिनस बेस कहाँ पे होते हैं? इनर साइड पे। चलो तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन पॉइंट नंबर 2 कि भाई डीएनए के सेलियन फीचर के अंदर सेकेंड पॉइंट कौन सा होगा? सो सेकेंड पॉइंट आपको दिया है, टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। उनका जो मूवमेंट है, उनका जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ऑलवेज एंटी पैरेलल वे में काम करेगा। मतलब फर्स्ट चेन की अगर पोलैरिटी 5' to 3' है तो सेकेंड की उससे उल्टी होगी 3 to 5। देख लेते हैं सेकेंड कैरेक्टर क्या है। तो सेकेंड कैरेक्टर डायग्राम के अंदर अगर आप देखो तो चलो पहले का मोइटी आपको दिख रहा है 5' to 3'। तो पहले का जहां पे 5' था वहां पे दूसरे का ऑलवेज 3' होगा, और दूसरे का जहां पे 3' था वहां पे पहले का ऑलवेज 5' होगा। सो एक 5 से 3 में मूव हो रहा है, दूसरा 3 से 5 में मूव हो रहा है, तो है दोनों पैरेलल पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हम लोग उसे बोल सकते हैं एंटी पैरेलल वे में दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट में मूव करेगी। पॉइंट नंबर 3, द बेसिस, कौन से बेसिस की बात चल रही है? नाइट्रोजिनस बेस। सो नाइट्रोजिनस बेसिस इन 2 स्ट्रैंड आर पैड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड विच फॉर्म अ बेस पेयर्स। तो एडेनिन ऑलवेज 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसके साथ? थाइमिन के साथ, फ्रॉम द ऑपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। और वैसे ही साथ साथ में सिमिलरली गुआनिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन with the 3 hydrogen bond. So as a result always purine comes opposite to the pyrimidine. इसलिए तो मैंने बताया था कि जितने प्यूरिन होंगे उतने pyrimidine होंगे। So this generates approximately uniform distance between the 2 strands of helix. अब हेलिक्स के 2 स्ट्रैंड के बीच में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म होने के पीछे का एक ही रीजन है कि ऑलवेज प्यूरिन के सामने ऑपोजिट में क्या अरेंज होगा? पिरिमिडिन। तो अगेन एक बार फिर से अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है भाई ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जहां पे आपको प्यूरिन मिलेगा उसके अगेंस्ट में आपको कंपलसरी पिरिमिडिन होगा। पिरिमिडिन, प्यूरिन, प्यूरिन, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, प्यूरिन। तो ऐसा होने की वजह से ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है वो हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग एक दूसरे से यूनिफॉर्म ही मेंटेन होता है। तो ये हुआ सेलिएंट फीचर नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, द 2 strands or 2 chains are coiled in a right-handed fashion. ऑलवेज ये जो दोनों चेन है उनका कोइलिंग राइट हैंडेड साइड पे होगा। तो राइट हैंडेड साइड के लिए आप ये स्ट्रक्चर भी यूटिलाइज कर सकते हो या तो आप ये भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो राइट हैंडेड साइड पे दोनों की दोनों स्ट्रैंड कोइलिंग फॉर्म में एक दूसरे के साथ अरेंज होती है। ओके, नाउ डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अ पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। हेलिक्स के बीच का छोटा सा जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर का होगा। नैनोमीटर का मतलब है 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ अ मीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। सो 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। तो एक पिच का डिस्टेंस हेलिक्स के अंदर 3.4 नैनोमीटर होगा एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। तो एक टर्न का डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर और उसके अंदर रफली कितने बेस पेयर आपको दिखेंगे? 10 बेस पेयर दिखेंगे। तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है देखो। अब आपको एक टर्न की बात की है तो एक टर्न का डिस्टेंस आपको दिया है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर के अंदर अप्रोक्सीमेट बेस पेयर, तो आप ये काउंट कर सकते हो, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, ऐसे कितने बेस पेयर होते हैं? टोटल 10 बेस पेयर होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई एक पिच का डिस्टेंस था 3.4 नैनोमीटर
और उसके अंदर रफली 10 बेस पेयर है, तो आप समझ सकते हो कि कॉन्सिक्वेंटली डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इन हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। ओबियसली 3.4 नैनोमीटर है और उसके अंदर आप 10 ऐसे बेस पेयर लगा दोगे तो दो के बीच का डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा? 0.34 नैनोमीटर। और वैसे ही उसका विड्थ अगर आप देखो तो विड्थ का डिस्टेंस होता है 2 नैनोमीटर, या तो आप कंसिडर कर सकते हो 20 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड salient feature number 5, the plane of one base pair, arrangement, appearance, stuck over the another in double helix। मतलब एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर के ऊपर होगा, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। So this in addition to hydrogen bond confers gives stability of helical structures। तो एक तो दोनों बेस पेयर, एक बेस पेयर है वो दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाती। तो अगेन आप ये स्ट्रक्चर देखो, तो ये है पहला बेस पेयर और ये है दूसरा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेकेंड के ऊपर फर्स्ट है। वैसे ही पूरे के पूरे डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर बेस पेयर्स का अरेंजमेंट होगा, या तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो सभी एक दूसरे के ऊपर ही अरेंजमेंट है और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। इवन आप ये डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और उनके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डीएनए के मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा हो जाती है। ओके, डीएनए के स्ट्रक्चर्स के अंदर दूसरे दो पोजीशन आपको दिख रहे हैं, मेजर ग्रूव्स एंड माइनर ग्रूव्स। तो ग्रूव्स मतलब और कुछ नहीं है, इट्स अ क्रैक। तो ये बड़ी सी आपको क्रैक दिख रही है इसलिए उसका नाम है मेजर ग्रूव, और ये छोटा सा क्रैक दिख रहा है वो है माइनर ग्रूव। तो ये हो जाता है डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। So the proposition of double helix structure for DNA and its simplicity in the explaining the genetic implications became a revolutionary. So double helical structure of DNA का proposition या तो उनकी simplicity for explaining the genetic implications वो एक नया इन्वेंट्री रिसर्च वाला फील्ड बन चुका था। So very soon in 1958 स्ट्रक्चर फाइंड आउट हुआ 1953 में। 1958 में फ्रांसिस क्रिक प्रपोज्ड द सेंट्रल डॉग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर सेंट्रल डॉग्मा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, which states that the genetic information flows from always unidirectional way में ये genetic information flow करती है। कौन सा यूनिडायरेक्शनल वे? तो यूनिडायरेक्शनल वे में आप कंसिडर कर सकते हो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन। सो सेंट्रल डॉग्मा का एक्सप्लेनेशन आपको ये डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं कि डीएनए जो है वो खुद अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है। कौन सी प्रोसेस से? रेप्लिकेशन से। कहां पे होगा? विद इन द न्यूक्लियस। ओके, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को देगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेगा। कौन सी प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से। कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर। एंड एमआरएनए अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटीन को देगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विच अकर्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। एंड ये पूरे डायग्राम को क्या नाम दिया जाता है? इज कंसिडर्ड एज अ सेंट्रल डॉग्मा। तो मेजोरिटी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसी वे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, बट विथ सम एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शंस है? इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। वायरसेस के अंदर कभी कभार रिवर्स डायरेक्शन में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। इंफॉर्मेशन विज गिवन बाय एच.एम. टेमिन एंड डी बाल्टीमोर। तो अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट मैनी ट्यूमर वायरसेस जिसके पास एज ए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्यूमर जनरेट करने वाले वायरसेस के पास एज ए जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए है, तो ये आरएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। सो सबसे पहले क्या करना है?
उनका रेप्लिकेशन कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आरएनए का कन्वर्जन हमें किस में करना पड़ता है? डीएनए के अंदर। आपको ये प्रिंसिपल ऑलरेडी पता है, एचआईवी वायरस के एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, उनका रेप्लिकेशन करना है बाय फर्स्ट सिंथेसाइजिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज होगी, क्योंकि रिवर्स में जा रहा है इसलिए उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और उसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और एग्जांपल है एचआईवी वायरस। तो आपको पूरी डिटेल ये इमेज के अंदर दिख रही है कि जनरली आपको पता है डीएनए खुद अपनी कॉपी बना सकता है रेप्लिकेशन से। आरएनए बनता है डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन से, और पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बनाया जाता है ट्रांसलेशन से। पर जिनके पास आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो उनका क्या, तो उनको पहले डीएनए बनाना पड़ता है, देन वो डीएनए का रेप्लिकेशन होकर के अपना मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। तो वो प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड वो एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और एग्जांपल है HIV virus. So this all are related with the structure of DNA and their salient features. Thank you very much. Jai Hind.